गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। जैसे कि हमने पहले ही सुना हुआ है कि जो रेट कांस्टेंट होता है के, वो दो चीज़ों के साथ वेरी करता है। इस चैप्टर में जो हम बेसिकली लेके चलते हैं वो है टेम्परेचर और कैटलिस्ट। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमें ये समझना है कि कैसे कैसे वेरी करता है और क्या इफेक्ट आता है रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या ऑब्जर्व किया गया। तो पहले हम रिलेशन देखेंगे टेम्परेचर वर्सेस के का, फिर कैटलिस्ट के साथ देखेंगे कैटलिस्ट वर्सेस के का। ठीक है, वर्सेस का मतलब उनका रिलेशन उनके बीच का। ठीक है, तो सबसे पहले टेम्परेचर और के बीच का रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन थी वो ऑब्जर्वेशन ये देखी गई कि अगर मान लो कोई टी टेम्परेचर है और उस पर रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन के लिए के है, तो जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया 10 डिग्री सेल्सियस से, मतलब टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, तो जो नया के आया दैट इज़ के डैश, उसका जब रेशो लिया गया पुराने वाले के साथ, तो जो वैल्यू आती है वो जनरली 2 से 3 के बीच में पड़ती है। 2 to 3 ज़्यादातर रिएक्शंस के लिए, मतलब मेजरली रिएक्शंस के लिए यही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हर रिएक्शन के लिए ही पड़ेगी, बट जनरली जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनके लिए इसी के बीच में आती है, नियर बाई 2 होती है। क्या बात समझते हो? मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए। हालांकि कुछ इसके अगेंस्ट भी रिएक्शंस गई, जैसे 2NO प्लस O2 गिव्स अस 2NO2। ये एक ऐसी रिएक्शन थी जिसका जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है लेस देन 1 आया, मतलब जो रेशो आया, मतलब कि के डैश अपॉन में के का जो वैल्यू आया वो बेसिकली जो था वो लेस देन 1 था। क्या बात समझते हो? इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो के डैश है वो कम हो गया, किससे? के से। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू बेसिकली क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशन ये था कि जनरली, मतलब ज़्यादातर रिएक्शंस के लिए, मतलब जो भी हम पढ़ते हैं उन सब के लिए, मतलब जो हमारे जो सिलेबस है उसमें एक्चुअली में आता है वो ये पॉइंट आता है कि हर रिएक्शन के लिए अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री के डिफरेंस से बढ़ाते हैं तो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। क्या हो जाती है? डबल। ये हम प्रूव भी करके देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो सारी रिएक्शंस के लिए जनरली 2 to 3 वैल्यू आती है। किसकी? जो नया रेट कांस्टेंट आता है टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे अपॉन में जो पुराना रेट कांस्टेंट होता है। इस चीज़ को टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोलते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दैट इज़ न्यू के जो टी प्लस 10 डिग्री पे आया अपॉन में पुराना के दैट इज़ जो टी डिग्री पे था। गॉट इट? कुछ रिएक्शंस इसको फॉलो नहीं भी करती हैं, जिसका हमने एग्जांपल दिया 2NO प्लस O2 गिव्स अस 2NO2। इसका जो के डैश अपॉन में के का वैल्यू होता है, बोले तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो वैल्यू होता है वो लेस देन 1 पाया गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्चुअली में जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू गिर गई। क्या बात समझते हो? बट ऑब्जर्वेशन कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन कौन देगी? कोई थ्योरी देगी। ठीक है, तो चलते हैं उस थ्योरी के पास जिस थ्योरी ने हमें बताया कि टेम्परेचर और के बीच में एक्चुअली में रिलेशन कैसे उसने डेवलप किया है। ठीक है, तो चलो, क्या थी थ्योरी का नाम? थ्योरी थी आर्हेनियस थ्योरी। किसकी? आर्हेनियस एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, तो आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है, ऑफ रिएक्शन रेट। ठीक है, क्या कहा है इसने? सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो है ये डेवलप किसने की थी। तो दो बंदों ने मिलकर ये करी थी, एक ट्रॉड्स, मैक्स ट्रॉड्स, और एक विलियम लुइस। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है वो डेवलप, मतलब कि स्टार्ट जो की थी, डेवलप जो की थी, उसने की थी ट्रॉड्स, एक साइंटिस्ट था। ठीक है, और एक कौन था? लुइस। ठीक है, पॉइंट आया समझ? तो इन दोनों मिलकर इसको डेवलप किया, और ये बेसिकली बताता था कि कैसे जो रिएक्शन की एनर्जी है वो रिलेट करती थी किसके साथ, या मैकेनिज्म रिलेट करती थी किसके साथ? इस टॉपिक के साथ, दैट इज़ टेम्परेचर बेसिकली वेरी करने पे आपका जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है या रिएक्शन की जो एनर्जी है, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, वो कैसे कैसे वेरी करती थी। गॉट इट? क्लियर है? तो ये जो थ्योरी थी वो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड थी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, मतलब केटीजी पे बेस्ड थी। केटीजी बेस, ओके ना? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो आपने 11th में पढ़ी होगी स्टेट्स ऑफ मैटर या गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में। ठीक है, और आर्हेनियस ने अब इस पूरे के पूरे जो इन्होंने डेवलप की थी थ्योरी, ट्रॉड्स और लुइस ने उसको पूरा का पूरा मिला के प्रपोज की एक थ्योरी, जो कि कुछ इस तरीके से बातें हमसे करती थी। पहला पॉइंट, आर्हेनियस थ्योरी का पहला पॉइंट क्या कहता था? आर्हेनियस थ्योरी का पहला पॉइंट कहता था कि जो केमिकल रिएक्शन है वो क्यों होती है? क्योंकि
जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलिजन करते हैं। क्या करते हैं? कोलिजन। जैसे केटीजी की बात थी, तो केटीजी के बेसिस पे टॉर्ड्स और लुइस ने एक डेवलप की थ्योरी, जिसको प्रोसेस किया किसने, प्रपोज किया किसने, आरेनियस ने। क्या कहा उसने? सबसे पहले कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन वो किस वजह से है? ड्यू टू कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये कहा उसने कि अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। क्या बात समझते हो? और उसने एक पॉइंट भी बोला कि जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, उसको उसने बोला Z, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोला? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसने इसके बारे में बताया कि प्रोडक्ट जो बनता है वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के टकराने की वजह से बनता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये था कि जो कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रही हैं एक सेकंड में एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ वॉल्यूम में, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? क्या बोल सकते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। कभी कभी ZAB भी बोल देते हैं अगर A और B को रिएक्टेंट मान लिया जाए, जैसे कि NCERT में बोल रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ से डेफिनेशन क्लियर होगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? कोलिजन करने की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक सेकंड में कितनी कोलिजन्स हो रही है पर्टिकुलर यूनिट ऑफ वॉल्यूम में, वो आपको क्या बताता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा आरएनएस थ्योरी का पहला पॉइंट है कि प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से होता है? रिएक्टेंट के कोलिजन करने की वजह से। और जितनी कोलिजन्स ज़्यादा होंगी पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, उतना Z बढ़ेगा, बोले तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। गॉट इट? अब दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो आरएनएस थ्योरी का दूसरा पॉइंट था वो क्या था? तो आरएनएस थ्योरी का जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हर जो कोलिजन है, मतलब ऐसा नहीं कोई भी कोलिजन जो है वो आपको प्रोडक्ट बना देगी, नहीं, आपको एक पर्टिकुलर कोलिजन करनी पड़ेगी, मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ कोलिजन करनी पड़ेगी, या फिर पर्टिकुलर कोलिजन पे एक एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी या अचीव करनी पड़ेगी, जिसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। मतलब वो कह रहा है ऐसा नहीं है कि कोई भी दो रिएक्टेंट R' और R आपस में टकरा गए तो प्रोडक्ट बन जाएगा टकराते ही, नहीं। वो कह रहा है इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। कैसा कोलिजन होना चाहिए? इफेक्टिव। अब इफेक्टिव कोलिजन क्या है? इफेक्टिव कोलिजन है ऐसा कोलिजन जिससे प्रोडक्ट बने। ऐसा नहीं कि कोई भी जो कोलिजन हुआ वो आपको प्रोडक्ट दे देगा, नहीं। क्लियर है? अब जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करते हैं कि दो गाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ आती हैं, ठीक है, और आती हैं बहुत तेज़ से आ रही हैं, और आके उन्होंने ब्रेक अप्लाई कर लिया और ब्रेक अप्लाई करने पे हल्की से टकरा गई, तो क्या उसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट माना जाएगा? नहीं। अगर वो मतलब उससे कोई खास इंजरी होगी, नहीं। तो इंजरी को मान लीजिए कि जो उसके अंदर बैठा हुआ जो बंदा है उसकी इंजरी को प्रोडक्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर गाड़ियाँ स्लो, मतलब कि स्लो कोलिजन हुआ उनके बीच में, मतलब कि बहुत अजीब, मतलब थोड़ा सा कोलिजन हुआ, तो कैसा होगा? इनइफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा, ठीक है। बट अगर बहुत तगड़ा सा कोलिजन होता है और उससे बेसिकली जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव कोलिजन। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि हर दो गाड़ी के टकराने पे एक पेशेंट हो जाएगा, नहीं। उन दोनों गाड़ी का एक पर्टिकुलर इफेक्ट के साथ टकराना ज़रूरी है, मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ टकराना ज़रूरी है, तभी बेसिकली क्या होगा? जो उसके अंदर गाड़ी के अंदर लोग बैठे हैं वो क्या होंगे? हर्ट होंगे, बोले तो प्रोडक्ट जनरेट होगा। क्या बात समझते हो? तो आरएनएस का सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आरएनएस का सेकंड पॉइंट क्या है कि हर कोलिजन जो होता है वो आपको प्रोडक्ट नहीं देता है। जो इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं वही आपको क्या देते हैं? प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, अब इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, आगे चल के लेक्चर में। चलो, इफेक्टिव कोलिजन को समझने के लिए पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। एनर्जी बैरियर, पहला पॉइंट है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर क्या है? एनर्जी बैरियर भाई सिंपल सा पॉइंट है। क्या है एनर्जी बैरियर? एनर्जी बैरियर बेसिकली एक कट ऑफ है कि आप अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो आपके मार्क्स अभी करंट के टाइम पे 100 आते हैं, ठीक है, और आपको जेई क्लियर करने के लिए बेसिकली कितने चाहिए? 150 के आसपास मार्क्स चाहिए, लेट अस सपोज 360 में से। तो जो कट ऑफ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैरियर। क्लियर है? और वो 0 से 150 तक है। तो लेट अस सपोज कि जो IIT JEE मेंस है, मेंस की जो कट ऑफ है 150 आएगी, तो 150 क्या है? आपकी एनर्जी बैरियर है। इसको क्रॉस करने के बाद ही IIT बनने का प्रोसेस क्या होगा? स्टार्ट होगा। अगर आपने इसी बैरियर को क्रॉस नहीं किया तो IIT बनने का जो बेसिकली प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगा। गॉट इट? तो एनर्जी बैरियर को समझ गया।
तो एनर्जी बैरियर को थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। होती क्या है? इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस, ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। क्या बात समझते हो? या फिर इन ऑर्डर टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये कम से कम रिएक्टेंट के पास एनर्जी इतनी होनी चाहिए, तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा? स्टार्ट होगा। क्या बात समझते हो? फिर दोबारा से एक बार लाइन रिपीट कर देता हूँ। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, जो कोलाइड कर रही हैं, दे मस्ट पोजेस टू मेक द केमिकल रिएक्शन अकर, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बात समझते हो? अब थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है और जो आपकी करंट एनर्जी है, भाई देखो चाहिए कितना? 150, तो 150 कट ऑफ हो गया। भाई आपके कुछ तो मार्क्स आए रहे होंगे आज के टाइम पे, तो वो आपकी एनर्जी है, करंट एनर्जी, ठीक है। आप उसे मान लीजिए रिएक्टेंट की एनर्जी बोल दीजिए। क्या बात समझते हो? तो जितनी भी आपके अंदर एनर्जी उन सबका सब मिला के हमने रिएक्टेंट की एनर्जी को बोल दिया। तो जो रिएक्टेंट को और एनर्जी चाहिए, क्या बात समझते हो, कहाँ तक पहुँचने के लिए? कट ऑफ तक पहुँचने के लिए। मतलब आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए, 100 तो आपके अभी आ रहे हैं, 50 एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो 50 क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हमने पहले भी अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है। क्या बात समझते हो? ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। आपकी जो एनर्जी है उससे जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ रिएक्टेंट, क्लियर है, टू पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन। बोले तो टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। क्या बात समझते हो? तो रिएक्टेंट को जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए, जिससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी बैरियर का दूसरा नाम क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स टू स्टार्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्या बस समझते हो? उसके बाद ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट या कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स टू अचीव द थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बात समझते हो? तो एक हो गया एनर्जी बैरियर या थ्रेशोल्ड एनर्जी, और दूसरा हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? थ्रेशोल्ड एनर्जी को टीई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टीई से, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी को ईए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ईए से। क्या बात समझते हो? ठीक है। उसने एक और पॉइंट के बारे में बात करी, और वो पॉइंट था ओरिएंटेशन फैक्टर। कौन सा फैक्टर? ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर के बारे में बात करते हैं, या बैरियर भी बोल सकते हैं। ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर को उसने किससे रिप्रेजेंट किया? बेसिकली पी से। किससे? पी से, ठीक है। तो ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है? वो कहता है कि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी दो मॉलिक्यूल्स कहीं से भी टकरा जाए तो प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं। एक पर्टिकुलर स्टीरियो स्पेसिफिसिटी जो होती है मैटर करती है। मतलब कि जैसे हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनिक में जो हमको पढ़ाया जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कि जी एक जगह स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, एक जगह स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। मतलब कोई मॉलिक्यूल अगर हो गया, लेट अस सपोज एक मॉलिक्यूल ले लिया हमने, CHHCl, क्लियर है? ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, ठीक है। और इस पर अटैक कराना है OH नेगेटिव का। किसका? OH नेगेटिव का, क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन करनी है, मतलब हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो ये बनाना है, CH3OH बनाना है, क्लियर है। तो कैसे बनेगा? Cl जाएगा नेगेटिव और OH नेगेटिव आएगा। बट अब अगर हम रिएक्शन के मैकेनिज्म को सोचें, तो देखो क्या होगा। जो Cl है उसके पास खुद लोन पेयर है, 3 पेयर ऑफ लोन पेयर। तो OH नेगेटिव जब जाएगा तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो सामने से जाए और Cl से टकराए, या तो वो पीछे से जाए और अटैक कर दे C पे। कौन सा सही रहेगा? भाई देखो, अगर वो सामने से जाएगा तो Cl पे जो लोन पेयर है और OH पे जो लोन पेयर है उनके बीच में रिपल्शन होगी और अटैक अच्छा नहीं होगा, OH को वापस आना पड़ेगा। तो इसका मतलब फ्रंट अटैक तो क्या हो गया? आपका ब्लॉक हो गया। जबकि अगर वो पीछे से जाएगा, कहाँ से जाएगा? पीछे से, तो पीछे छोटे छोटे ग्रुप्स लगे हुए हैं H, जो कि उसको रोक भी नहीं पाएंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, तो काफ़ी स्पेस बचा हुआ होगा, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है वैसे तो होगा नहीं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर ये बैक में है तो ये फ्रंट में हो जाएगा और ये साइड में हो जाएगा। तो इसका मतलब 109.5 डिग्री का एंगल मिलेगा एंटर करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करता हूँ कि OH नेगेटिव पीछे से अटैक करता है, तो उसको काफ़ी स्पेस मिल जाएगा अटैक करने के लिए, और वो आसानी से इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। और ये कार्बन कैसा है? पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल, क्योंकि Cl जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसने उसको पार्शियल पॉजिटिव कर रखा है। तो OH नेगेटिव पीछे से गया और उसने इस पर अटैक कर दिया। तो कार्बन ने बोला कि भाई मैं तो बेसिकली 5 बॉन्ड नहीं बना पाऊंगा,
तो इसका मतलब जब ये बॉन्ड बनाना चाहता है पांचवा कार्बन के साथ, तो कार्बन उसी टाइम एक काम कर रहा है कि Cl को बोल रहा है भाई तू चला जा प्लीज़। Cl कहता है ठीक है मैं चला जाऊँगा, क्यों? क्योंकि Cl नेगेटिव नेचर में आसानी से एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर भर के रख सकता है, क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेता है। प्लस जो Cl नेगेटिव है उसमें रिपल्शन भी कम होती है, क्योंकि उसके थर्ड शेल में जो कैपेसिटी होती है वो 18 इलेक्ट्रॉन को रखने की होती है, जबकि अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। दैट्स वाई Cl नेगेटिव चुपचाप मान जाता है कि हाँ चलो मैं नेगेटिव चार्ज लेके निकल जाऊँगा, ठीक है। वैसे बहुत स्टेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी चार्ज स्पीशीज़ जो होती है वो नेचर में स्टेबल होती ही नहीं है। तो ये Cl नेगेटिव किसी ना किसी चीज़ के पास जाएगा और फिर कोई ना कोई न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा, वो एक फर्दर चीज़ है। बट अभी हम ओरिएंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ओरिएंटेशन के बारे में हमने क्या बात सीखी कि ऐसा नहीं है कि ये दो मॉलिक्यूल अगर सामने सामने से टकरा जाते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता ना, नहीं बनता, क्योंकि OH के पास भी लोन पेयर है, Cl के पास भी लोन पेयर है, रिपल्शन हो जाती है और वो उस पर अटैक ही नहीं करने देता। जबकि अगर ये पीछे से अटैक करेगा तो हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, प्लस वो छोटे छोटे हैं तो काफ़ी स्पेस क्रिएट कर रखा होगा और उन स्पेस से एंटर करके जो OH नेगेटिव वो पीछे से कार्बन पर अटैक कर देगा जिस पर उसे अटैक करना है, और कार्बन जो है Cl नेगेटिव को निकाल देगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। तो अगर एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो एक को जाना पड़ेगा, जो जाता है उसे क्या कहते हैं? लीविंग ग्रुप। क्या बात समझते हो? और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? CH3OH। वो अलग बात है कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री अगर उसको देखें तो पहले अगर इमेजिन करें तो ये अम्ब्रेला जैसा, अगर इसे इमेजिन करें तो ये अम्ब्रेला ऐसा था, जबकि जब उसने पीछे से अटैक किया तो ये अम्ब्रेला जो होगा वो बेसिकली उल्टा हो जाएगा। जो H है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देंगे, जो OH है वो कहाँ से लगा? पीछे से, और यहाँ पे क्या आ गया? C। बट प्रोडक्ट तो हमारा CH3OH ही बना ना, वो कुछ और तो नहीं बना, CH3OH ही तो है ये। क्या बात समझते हो? तो स्टीरियो केमिस्ट्री में बदलाव आएगा, बट मेन चीज़ क्या है कि हमें ये समझना है कि इस पॉइंट को समझने के लिए ओरिएंटेशन फैक्टर को, कि भाई ये फैक्टर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ऐसा नहीं कि दो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के कैसे भी टकरा जाए तो प्रोडक्ट बन जाएगा ना। उसने कहा सामने से टकराएगा तो नहीं बनेगा, पीछे से टकराएगा तो बन जाएगा। क्या बात समझते हो? ऐसे ही कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जिसमें सामने से बेसिकली क्या हो कि टकराए तो प्रोडक्ट बन जाए, पीछे से जाए तो ना हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम बड़े बड़े ग्रुप्स लगा दें तो पीछे से अटैक करना मुश्किल हो जाएगा बहुत ही। क्या बात समझते हो? और अगर रिएक्शन में कोई ऐसी चीज़ हुआ जो Cl को नेगेटिव को पहले ही ले जाए तो यहाँ कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो वो सामने से अटैक कर देगा। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें SN1 SN2 आप पढ़ोगे 12th के हेलोएल्केन्स हेलोरेन्स चैप्टर में, तब और अच्छे से समझ आ जाएगा। बट अभी भी समझना बहुत आसान है। भाई देखो बहुत सीधा सा एग्जांपल है कि ये हमारे पास रिएक्टेंट था और वो हमारे पास रिएक्टेंट था। अगर ये सामने से अटैक करता तो लोन पे रिपल्शन हो जाती, अटैक नहीं होता, प्रोडक्ट नहीं बनता। और अगर ये पीछे से अटैक कर दे तो पीछे रिपल्शन कम होगी, क्योंकि लोन पेयर नहीं है, प्लस जो हाइड्रोजन है उनका साइज़ बहुत छोटा होता है तो काफ़ी गैप होता है, उससे अटैक कर देगा। जब वो अटैक करेगा तो Cl नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो पीछे से OH जुड़ गया और Cl नेगेटिव चला गया, एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल। क्या बात समझते हो? तो ये तीसरा फैक्टर था ओरिएंटेशन फैक्टर। तो आर्हेनियस ने हमसे बेसिकली 3 फैक्टर के बारे में बात करी, एक ओरिएंटेशन फैक्टर, एक एनर्जी बैरियर, ठीक है, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, और एक उसने बात करी थी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट के बारे में उसने हमसे बात करी। क्लियर है? इसके अलावा उसने कुछ सब पॉइंट्स भी बोले जो हमको समझने होंगे। क्या है वो सब पॉइंट्स? चलो समझते हैं, ठीक है। तो पहला सब पॉइंट उसने क्या बोला कि जो कोलिजन है, अगर आप चाहते हैं कि वो इफेक्टिव हो, मतलब इफ़ यू वांट इफेक्टिव कोलिजन, क्या होती है इफेक्टिव कोलिजन? इफेक्टिव कोलिजन का मतलब होता है जिनसे प्रोडक्ट बने। तो कह रहा है कि इफेक्टिव कोलिजन अगर आपको करानी है तो आप में मतलब आपके जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जैसे मान लेते हैं R1 और R2, ठीक है, जो बनाएंगे एक प्रोडक्ट, अगर R1 और R2 को मिला के प्रोडक्ट बनाना है तो वो कह रहा है कि ऐसा नहीं कि कोई भी कोलिजन से P बन जाएगा, नहीं, इफेक्टिव कोलिजन से बनेगा। और इफेक्टिव कोलिजन क्या है? जब R1 और R2 मिलके कितना एनर्जी प्रोड्यूस करें? कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी जितना। अगर R1 R2 जब कोलाइड करते हैं तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब इन दोनों की अपनी एक एनर्जी होगी और इन दोनों के कोलाइड करने पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी, वो इतनी मिल जाती है कि आप कहाँ पहुँच जाओ? थ्रेशोल्ड एनर्जी तक। तो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट। और उसी कोलिजन को कहेंगे क्या? इफेक्टिव कोलिजन। अगर इन दोनों के टकराने पे एक्टिवेशन एनर्जी इतनी नहीं मिली कि थ्रेशोल्ड एनर्जी तक आप पहुंच पाएंगे तो फिर आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होगा। आई होप ये आपको समझ आता हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोला उसने? नेक्स्ट पॉइंट उसने बोला कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर होगी तो उन्हें एक्टिव मॉलिक्यूल कहेंगे। क्या बोलेंगे? एक्टिव मॉलिक्यूल। मतलब अगर रिएक्टेंट इस तरीके के हैं वो इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं तो उन्हें कहेंगे एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
या एक्टिव रिएक्टेंट्स, ठीक है। और अगर R1 और R2 इस तरीके से हैं कि उनके टकराने पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस नहीं कर रही है, मतलब इतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर जाए, तो फिर उन्हें बोलेंगे पैसिव मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? पैसिव मॉलिक्यूल्स या पैसिव रिएक्टेंट्स। क्या ये बात समझते हो? डन। मतलब जिनसे प्रोडक्ट बन सकता है उन्हें बोलेंगे एक्टिव मॉलिक्यूल्स, और जिनके कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन सकता है, बोले तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, उन्हें क्या बोलेंगे? पैसिव मॉलिक्यूल्स। क्या ये बात समझ आती है? पक्का? ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कहता है कि जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो हमेशा डायनामिक होता है, तो डायनामिक का मतलब होता है मूविंग, स्टैटिक नहीं। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। इक्विलिब्रियम कभी भी स्टैटिक नहीं होता, रुका हुआ नहीं होता, मूविंग होता है। बस ए से बी, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की जो स्पीड होती है वो इक्वल हो जाती है, और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट हो जाती है। क्या बात समझते हो? ठीक है, चलो चलते हैं पॉइंट पे। कहता है कि एक गिवन टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम डेवलप होता है एक्टिव और पैसिव मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट बना सकते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट नहीं बना सकते। दूसरी भाषा में, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके टकराने पे इफेक्टिव कोलिजन हो रही है और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके टकराने पे इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रही है, उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि जो नहीं बना सकते प्रोडक्ट और जो बना सकते हैं प्रोडक्ट, उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो रहा है एक दूसरे में कन्वर्ट होने का। क्या बात समझते हो? और जो पैसिव होते हैं, पैसिव का मतलब जो नहीं बना सकते हैं, और जो एक्टिव होते हैं जो बना सकते हैं, उनको बेसिकली एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए जो पीछे गवर्न करता है फैक्टर, वो कौन सा होता है? आपका टेम्परेचर होता है। क्या होता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पैसिव मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जिनमें इफेक्टिव कोलिजन नहीं होती थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल्स में। किस में? एक्टिव मॉलिक्यूल्स में, मतलब जिनसे प्रोडक्ट बने। क्या बात समझते हो? इफेक्टिव कोलिजन जो करें। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेके समझते हैं कि भाई मान लो एक क्लास में 10 बच्चे हैं, लेट अस सपोज। उस 10 बच्चों में से 5 पैसिव हैं और 5 एक्टिव हैं, मतलब 5 ऐसे हैं जो खुद ही पढ़ के मार्क्स ले आते हैं जितने चाहिए, 5 ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और उतने मार्क्स भी नहीं लाते जितने मार्क्स चाहिए। तो अब ये कब होता था? जब टीचर शांत था, मतलब किसी T1 टेम्परेचर पे। अब एक दिन टीचर का दिमाग घूम गया और उसने मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, मतलब समझ लो थोड़ा सा, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा पीट दिया, इसलिए डांटने लगा। और क्या कहने का मतलब है, थोड़े से उसने बेसिकली टफ लुक्स दे दिए, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, डंडा दिखा के डराने लगा, ऐसा ऐसा। या फिर बोल दिया कि मैं पापा मम्मी को फ़ोन कर दूंगा, कुछ भी जिससे बच्चा डरता हो, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया उसका, मतलब गुस्सा आ गया। क्या बात समझते हो? तो अगर ऐसा हुआ, गुस्सा आया, तो स्टूडेंट ने देखा, तो जो ये स्टूडेंट थे भाई, जो ये एक्टिव वाले स्टूडेंट हैं, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इनके तो मार्क्स आ रहे हैं ढंग से। फ़र्क इनको पड़ेगा पैसिव वालों को। वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके एक्टिव वाले। मतलब इधर से इधर की स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मतलब पैसिव मॉलिक्यूल्स एक्टिव मॉलिक्यूल्स में जो कन्वर्ट होने की स्पीड है वो बढ़ जाती है। किससे? टेम्परेचर बढ़ाने से। क्या बात समझते हो? ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना होगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो पैसिव मॉलिक्यूल्स हैं उनके एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है वो फेवर हो जाती है। ठीक है, और ये क्या बता रहा है? अगर ऐसा हो रहा है कि अगर पैसिव मॉलिक्यूल्स एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहा है, भाई ये रिएक्टेंट के वो मॉलिक्यूल्स है जो प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ये रिएक्टेंट के वो मॉलिक्यूल्स है जो प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली अगर ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट बनने लग जाएगा ज़्यादा। तो ऐसा किस में होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओ और जो प्रोसेस है वो प्रोडक्ट की तरफ जाने लग जाए, एंडोथर्मिक में। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा एच जिनका पॉजिटिव होता है, बोले तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो पैसिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होने लग जाते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल्स में। ये पॉइंट भी समझ आया? ओके, अब चलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के पूरे कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो क्या है एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है क्या नहीं होता है वो समझते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। तो देखो, अगर कोई नॉर्मल रिएक्शन का ग्राफ ले लें, कर्व ले लें, ठीक है, जो कि एक्सोथर्मिक है। कैसी है? एक्सो। तो उसका ग्राफ ऐसे होता है, रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होती है, ठीक है, क्या होती है? रिएक्टेंट की एनर्जी कुछ होती है, ठीक है। पॉइंट आता है समझ? जब टाइम जीरो है तो यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, टाइम जीरो पे रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं। तो टाइम जीरो पे रिएक्टेंट की कुछ पोटेंशियल एनर्जी है रिएक्टेंट की, ठीक है, डन। ठीक है, लेट अस सपोज H2 और I2, तो H2 और I2 की मिला के कुछ आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब
जो हमारे पास जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करके इन्हें कौन सी एनर्जी को अचीव करना है, बेसिकली थ्रेशोल्ड एनर्जी को। और यहाँ से थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाने के लिए जो एनर्जी लगती है, एक्स्ट्रा एनर्जी, उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बात समझते हो? जब थ्रेशोल्ड एनर्जी बनेगी तो उस टाइम पे एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। क्या आती है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट एक हाइपोथेटिकल स्टेट होती है जो नेचर में एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। क्या बात समझते हो? तो H2 और I2 जब मिलेंगे तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे जिसमें H और H का बॉन्ड टूट रहा होगा, I और I का बॉन्ड टूट रहा होगा, और H और I का बॉन्ड बन रहा होगा, और H और I का बॉन्ड बन रहा होगा। क्लियर है? इसे एक्टिव कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्टिव कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। भाई देखो, नेचर में ऐसा कुछ एक्चुअली में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता कि H और H का बॉन्ड टूटा ना हो और I का बॉन्ड टूटा ना हो और H और I का बना ना हो और H और I का बना ना हो, और ये चारों प्रोसेस सारे के सारे एक साथ हो रहे हो। नेचर में ऐसा नहीं होगा, या तो ये टूटेंगे और उसके बाद वो बनेंगे। क्या बात समझते हो? तो मतलब ये हमारे दिमाग की एक सोच है। नेचर में ऐसा कोई मॉलिक्यूल आपको दिख नहीं सकता। क्या बात समझते हो? हम ये सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा होगा, बट एक्चुअली में इस फॉर्म को पाया नहीं जा सकता। तो ये क्या कहलाता है? ट्रांजिशन स्टेट। गॉट इट? क्लियर है? तो जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को क्या मतलब वो टकराते हैं, और टकराने पे बेसिकली क्या होता है, जब वो टकराते हैं तो टकराने पे उनको क्या मिलती है? अगर ई मिलती है बोले तो वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं? ई मिलती है कितनी कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुँच जाते हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट से कम हो जाएगी, दैट इज प्रोडक्ट की एनर्जी। क्या बात समझते हो? और रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं डेल्टा एच। बोले तो इस केस में वो नेगेटिव है क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो कम माइनस ज़्यादा क्या होगी? नेगेटिव। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव ही होता है, जैसे कि हमको पहले से ही पता है। तो ये ग्राफ होता है। ठीक है? पॉइंट आता है समझ? पक्का? ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, ये बनेगा और एक बार ये बनना स्टार्ट हो गया तो फाइनली हमें क्या मिल जाता है? 2HI। वो क्या है? प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना, प्रोडक्ट की एनर्जी। तो ये प्रोडक्ट हो गया, ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स हो गया बोले तो ट्रांजिशन स्टेट, और ये आपके रिएक्टेंट हो गए। गॉट इट? क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ समझना था। ठीक है? तो दोबारा समझते हैं। रिएक्टेंट होंगे, उनकी कुछ एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। उनको एक्स्ट्रा क्या चाहिए होगा? एक्टिवेशन एनर्जी, इतना कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाए। ठीक है? और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद क्या होता है? वो कट ऑफ होती है, उसके बाद प्रोडक्ट का बनना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? अगर प्रोडक्ट जो बना उसकी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम पाई गई तो रिएक्शन का जो नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। क्या बात समझते हो? क्लियर है? पक्का? ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। और बीच में थ्रेशोल्ड एनर्जी पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स होता है जो नेचर में एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, बट हाँ हाइपोथेटिकली हम उसे सोच रहे हैं। क्या बात समझते हो? ठीक है? और किसी भी रिएक्शन में जितने पीक आएंगे उतने स्टेप्स में वो रिएक्शन हो रही है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है? तो ये होता है किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ। ठीक है? अब किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन के ग्राफ को पढ़ लेते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के ग्राफ में क्या होता है कि रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होती है टाइम ज़ीरो पे, तो यहाँ टाइम ले लो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ले लो। तो टाइम ज़ीरो पे जो रिएक्टेंट है उनकी एनर्जी होगी कुछ। फिर जैसे मान लो ए और A2 है और B2 है, ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गए, तो इन दोनों के मिला के कुछ रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, तो वो हमने यहाँ ले ली रिएक्टेंट की एनर्जी। फिर जब ये कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद अगर इन्होंने इतनी एक्टिवेशन एनर्जी को गैदर कर लिया कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुँच गए, बोले तो इफेक्टिव कोलिजन कर लिया, तो उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। बट क्योंकि ये एंडोथर्मिक का ग्राफ बना रहे हैं तो प्रोडक्ट की एनर्जी जो होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो रिएक्टेंट से क्या पाई जाएगी? ज़्यादा पाई जाएगी। क्या बात समझते हो? तो इन दोनों की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है, उसे कहते हैं ना डेल्टा एच। और वो इस केस में कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। क्लियर है? तो रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी अगर मिल गई तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या बात समझते हो? और जो प्रोडक्ट बनता है अगर उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा रही तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, दैट इज डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है। गॉट इट? क्लियर है? तो ये मॉलिक्यूल मतलब ये जो कर्व है ये समझ आ गया। A2 और B2 मिलके पहले क्या बनाएंगे? A और A के बीच में और B के बीच में कुछ ऐसा एक्टिव कॉम्प्लेक्स और जाएगा 2AB। ठीक है? डन? तो ये समझ आ गया सबको? ठीक है? तो ये ग्राफ सबको समझ आ गया। अब देखते हैं कि दोनों ग्राफ जो हैं उनमें एक्टिवेशन एनर्जी को हम किस तरीके से और ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो एंडो और एक्सो में ग्राफ को कंपेयर करते हैं। ठीक है? देखो, अगर हम बात करते हैं एंडो के ग्राफ को तो एंडो का ग्राफ ऐसे रहता है, और अगर हम बात करते हैं एक्सो का ग्राफ तो एक्सो का ग्राफ जो रहता है ऐसा रहता है। क्या बात समझते हो? ठीक है? थोड़ा और अच्छे से बना लेता हूँ ऐसा। क्या बात समझते हो? ठीक है? तो इस तरीके से रहता है। ठीक है? ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई,
ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई, और ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है। क्या बात समझते हो? इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट की एनर्जी, इसको भी थोड़ा सा ऐसे, रिएक्टेंट की एनर्जी, ओके, ठीक है। और ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट, गॉट इट, क्लियर है? इस तरीके से सबको पता चल गया। ये होता है रिएक्टेंट से थ्रेशोल्ड तक पहुंचने का, ठीक है। प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा एच होता है, जो कि इस केस में पॉजिटिव है, और रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो डेल्टा एच होता है, जो इस केस में नेगेटिव है, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जो है नेगेटिव है, क्लियर है। और ये है, ठीक है। अच्छा, जो नोटिस करने वाली बातें वो क्या है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका ये मान लेते हैं, ये इधर से कितना है, इतना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का ये है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन का ये है वो कितना, एक, मतलब कि अगर इधर से कोई देखे तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो उस उधर से अगर हम देखें तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है भाई, ये अगर रिएक्टेंट है तो इतनी तो जाना है, उसके बाद प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर रिवर्स में देखें तो, अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी उनके लिए जो ई ए फॉरवर्ड होगा वो ज़्यादा होगा और ई ए बैकवर्ड जो होगा वो कम होगा। जबकि अगर हम बात करते हैं एक्जोथर्मिक के लिए, ये एक्जो का ग्राफ है, ये एंडो का ग्राफ है, ठीक है। अगर हम एक्जो की बात करते हैं तो एक्जो में जो फ्रंट का एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये है, और जो बैक का एक्टिवेशन एनर्जी है वो, मतलब इधर से अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट अगर बनाना है तो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए होगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरह बिहेव करने लगेगा और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो आपको अगर ये रिएक्टेंट है तो यहाँ तक जाना पड़ेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी तक। क्या बात समझते हो? तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है बैकवर्ड की वो ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड कम है किससे, ये बैकवर्ड से। किसके लिए? एक्सोथर्मिक के ग्राफ के लिए। आई होप ये आपको पॉइंट समझ आता है, ठीक है। अब एक और बारीक बात पे डिस्कशन करते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ कि एंडोथर्मिक के ग्राफ के लिए, तो एंडोथर्मिक के ग्राफ के लिए अगर मैं मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूँ तो मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट बनाना है तो कम से कम प्रोडक्ट के जितना तो बनना ही पड़ेगा। क्या बात समझते हो? इतना। क्या बात समझते हो? मतलब उसको कम से कम तो प्रोडक्ट की एनर्जी को टच ही करना पड़ेगा, वरना प्रोडक्ट तक पहुंचेगा कैसे? तो इसका मतलब जो एंडोथर्मिक है उसमें जो मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड की, किसकी? फॉरवर्ड की, वो किसके बराबर होती है? डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड के बराबर। किसके? डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड कह सकते हो। यहाँ तो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा एच ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी जो एंडोथर्मिक ग्राफ की होती है वो किसके बराबर होती है? डेल्टा एच के बराबर होती है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं जो एक्सोथर्मिक होती है उसमें अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा प्रोडक्ट बना सकते हो एनर्जी को गिरा के। इसका मतलब मिनिमम एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ने कितनी रिक्वायर्ड है? 0। इनको एक्स्ट्रा एनर्जी की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्या बात समझते हो? तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर एंडोथर्मिक कोई रिएक्शन है तो उसके लिए मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए फॉरवर्ड में? डेल्टा एच जितनी। और अगर एक्सोथर्मिक ग्राफ है तो उसके लिए मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए फॉरवर्ड में? 0। क्या बात समझते हो? ओके। और ये ध्यान रखना कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड में कैसी है? एक्सोथर्मिक। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो अगर फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में कैसी है? एंडोथर्मिक। क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो इस डायरेक्शन में एंडो। अगर रिवर्स में देखें तो ये रिएक्टेंट है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है, तो मतलब एक्सो। क्लियर है? ऐसे ही ये उधर अगर देखें, उधर की तरफ, तो उधर की तरफ अगर देखें तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, तो मतलब एक्सोथर्मिक। और उधर से अगर हम देखें तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएगा और रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा, तो एंड हो जाएगी। क्या बात समझते हो? क्लियर है? तो वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी लेके और एक्स एक्सिस पे टाइम को लेके हमने ये ग्राफ हमने क्या किया? प्लॉट किया, और इस तरीके से हमने इसको पूरा समझ लिया। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। क्लियर है? तो आर्हेनियस थ्योरी ये सारे पॉइंट बताते बताते कहाँ तक पहुँच गई? यहाँ तक कि जो रेट ऑफ अ रिएक्शन है, क्या है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल है? उसने बोला कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और किसके प्रोपोर्शनल है? इनटू में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स participating in effective collision,
ठीक है, मतलब क्या कह रहा है वो, कि किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है केमिकल रिएक्शन की, वो बेसिकली दो चीज़ों के साथ वेरी कर रही है। एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कि एक सेकंड में कितने कोलिजन्स होते हैं एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, और दूसरा कि ऐसे कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो इफेक्टिव कोलिजन दिखाते हैं, मतलब जो एक्चुअली में प्रोडक्ट बना भी रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, एक्सीडेंट्स होने की जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। पहली चीज़ कि कितने कोलिजन्स हो रहे हैं एक सेकंड में एक पर्टिकुलर जगह पे, और दूसरा कितने ऐसे गाड़ियां हैं जो उस स्पीड से चल रही हैं जिससे टकराने पे एक्चुअली में जो ड्राइवर है या जो उसके अंदर बैठा हुआ है उसको चोट लगेगी। क्योंकि अगर बहुत स्लो स्लो चला रहे हैं और बहुत स्लो स्लो दो गाड़ियां टकराई तो उसमें इतना भयंकर कोलिजन नहीं होगा कि उसके अंदर बैठे हुए लोगों को क्या लग जाए, चोट लग जाए। क्या बात समझते हो? बोले तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। पॉइंट आता है समझ? क्लियर है? तो इसका मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स एक तो ज़्यादा होने चाहिए, और कोलिजन्स वो वाले ज़्यादा होने चाहिए जिससे बेसिकली प्रोडक्ट बने। बोले तो इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंक्लूजन था किसका, अरहेनियस थ्योरी का। ठीक है, पॉइंट आता है समझ? क्लियर है? ओके। इस थ्योरी के साथ एक और थ्योरी अगर जुड़ जाए तो बहुत अच्छा सा मीनिंग निकल के आता है, और वो बेसिकली कर्व होते हैं। वो कर्व किसने दिए थे हमें? मैक्सवेल ने। ठीक है, बोल्ट्जमैन मैक्सवेल ग्राफ जो है, जो हम वो भी हमने केटीजी में पढ़ा था, बोल्ट्जमैन मैक्सवेल ग्राफ। ठीक है, तो उस ग्राफ को एक बार और स्टडी करते हैं और हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, पॉइंट आया समझ? चलो, बोल्ट्जमैन मैक्सवेल ग्राफ जो होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, ऐसा सा जो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज ब्लू से बना दिया मैंने। ठीक है, इस तरह का कर्व होता है। जो ब्लैक वाला है वो T1 टेम्परेचर पे है, और जो ब्लू वाला है वो T2 टेम्परेचर पे है। ठीक है, इधर जो y एक्सिस है उस पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पॉइंट आता समझ? और जो हमारे पास ये है इस पर काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो देखो ग्राफ को कैसे स्टडी करना है। पहले हम ब्लैक वाला ग्राफ पढ़ते हैं। तो ब्लैक वाला ग्राफ हमसे क्या कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से ऐसे मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन जिनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी कम है, मतलब कि इधर की तरफ 0 से थोड़ा सा आगे तक, ऐसे मान लेते हैं इस रेंज में। क्लियर है? तो इस रेंज में अगर हम बात करते हैं तो इस रेंज में मतलब कि ये कौन सी रेंज होगी? जब काइनेटिक एनर्जी कम है। तो ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है उनके फ्रैक्शन काफ़ी कम है। देखो हल्का सा ही है। क्लियर है? पॉइंट आया समझ? फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत आगे पहुंच गए ना, तो बहुत ही ज़्यादा है। इनका भी फ्रैक्शन, मतलब इनकी भी हाइट तो बता रही है फ्रैक्शन, वो भी क्या है? कम है। क्या है? कम। बट एक्चुअली में ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी मीडियम है, मतलब ना ज़्यादा और ना कम, उनका फ्रैक्शन सबसे हाईएस्ट है। क्या है? हाईएस्ट। ऐसे ही होता है जनरली भाई। एक रेस को अगर हम कराएं तो उस रेस में ऐसे लोग जो बहुत ही तेज़ भागते हो, मतलब बहुत ही तेज़, वो भी बहुत कम होते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ही मरे पड़े होते हैं, मतलब भागने की बिल्कुल औकात ही नहीं है, वो भी बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोग कहाँ होते हैं? बीच में, जो ना जीत रहे होते हैं ना हार रहे होते हैं, बीच में कहीं होते हैं। क्लास में भी ऐसे ही होते हैं। जो बिल्कुल ख़त्म डफर लोग होते हैं वो कितने होते हैं? कम। जो बहुत ही खतरनाक इंटेलिजेंट है वो भी कितने होते हैं? कम। मेजरली कहाँ होते हैं? बीच में, जो बहुत ही खतरनाक इंटेलिजेंट भी नहीं होते और बहुत ही मेजरली खतरनाक बेवकूफ़ भी नहीं होते। क्या बात समझते हो? क्लियर है? डन। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हमने टेम्परेचर को T1 से T2 बढ़ा दिया, ध्यान रखना हम ये लेके चल रहे हैं कि T2 इज़ ग्रेटर देन T1। ठीक है, T2 इज़ ग्रेटर देन T1, ये हम साथ में अज्यूम करके ही चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो मैक्सवेल बोल्ट्ज़ के ग्राफ से हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कम काइनेटिक एनर्जी वाले हैं वो पहले से भी कम हो जाते हैं। क्या बात समझते हो? गिर रहे हैं, देखो पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए हैं। ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बीच वाले रीजन में थे वो भी थोड़े से कम ही हो गए, कहीं ज़्यादा कहीं कम। पर जो ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मतलब अब देखो ना, देखो ग्राफ पहले नीचे से जा रहा है, इसका मतलब यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे
T1 टेम्परेचर वाले वो कौन से वाले ज़्यादा थे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती थी, जबकि यहाँ पे उनका फ्रैक्शन जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती थी वो कम हो गए हैं। फिर आगे जाते जाते काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। कब? T2 टेम्परेचर पे। क्या बात समझते हो? क्लियर है? तो इसका ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है जितना हम आगे जा रहे हैं। क्या बात समझते हो? फिर आगे चल के थोड़ा नीचे आ जाता है, क्योंकि ओवरऑल जो नेचर रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। बट आपने देखा क्या कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया? आगे की तरफ। आगे की तरफ शिफ्ट होने का मतलब ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं बढ़ गए जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थे, और ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम रह गए जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? कम। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। भाई इसका जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी आया है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा आया है। भाई आगे गए हो ना आप, और इसका जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी था वो क्या था? कम। और यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा थे, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं? थोड़े से कम है। क्या बात समझते हो? ठीक है, पॉइंट आया समझ? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमने देखा कि जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। मतलब जो एवरेज स्टूडेंट्स के मार्क्स लाने वाले, मतलब मार्क्स आते हैं वो अच्छे आते हैं रेदर देन ठीक ठाक के। क्या बात समझते हो? जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब जब टीचर गुस्सा हो जाता है। तो ये बोल्ट्जमैन मैक्सवेल ग्राफ था जो बहुत इजीली एक्सप्लेन हो गया। क्लियर है? तो ब्लू ग्राफ जो है वो T2 टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे ऐसे फ्रैक्शंस जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो पहले से भी कम हो गए, बट ऐसे फ्रैक्शन जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो पहले से ज़्यादा हो गए। देखो, अगर ये कट ऑफ मान लेते हैं कि इसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, तो पहले इतने ही फ्रैक्शन थे जो प्रोडक्ट बनाते थे, अब कितने हो गए? इतने। जितने पहले थे उतने तो हैं ही, प्लस इतने। क्या बात समझते हो? तो इसका मतलब अगर ये कट ऑफ है और इसके बाद ही IITN बनते हैं, तो इस कट ऑफ को क्लियर करने वाले ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए T2 टेम्परेचर पे। क्या बात समझते हो? पॉइंट आया समझ? और इससे कम वाले जो हैं, मतलब कि अगर इससे पहले वालों की बात करें तो पहले क्या था कि जो बहुत ही कम मार्क्स लाते थे वो ज़्यादा फ्रैक्शन थे। अब क्या हो गया? वो फ्रैक्शन कम हो गए। जो ठीक ठाक मार्क्स लाते थे वो भी पहले ज़्यादा थे, अब क्या हो गए? कम। पर जो बढ़िया मार्क्स लाते हैं वो अब ज़्यादा हो गए और पहले क्या थे? कम। क्या बात समझते हो? तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ था जिसने हमारी RNS या फिर हम कह सकते हैं KTG को सपोर्ट किया था। क्या बात समझते हो? चलो चलते हैं आगे। तो इस ग्राफ को समझने के बाद आगे चलते हैं। और कोलिजन फ्रिक्वेंसी क्या है वो तो हम जान गए कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। और दूसरी बात जो पता होनी चाहिए कि जो Z है, मतलब कि कोलिजन फ्रिक्वेंसी, जिसको ZAB या Z बोल सकते हैं, वो बेसिकली जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √T के। मतलब जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसके रूट टाइम्स Z जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, बढ़ेगा। क्या बात समझते हो? ठीक है। और 10 डिग्री अगर हम टेम्परेचर में राइज कर दें तो जो इफेक्टिव कोलिजन्स दिखाने वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली सारा RNS थ्योरी ने पूरा हमको क्या बताया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हो क्या रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इफेक्टिव कोलिजन दिखाते हैं वो बढ़ जाते हैं टोटल के रिस्पेक्ट में, मतलब उनका फ्रैक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या बात समझते हो? ठीक है, तो ये हो गई पूरी की पूरी थ्योरी। अब हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल कंटेंट कैसे आता है, मतलब इसको एक्सप्रेशन से कैसे बेसिकली एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो अब हम RNS ने जो हमको एक्सप्रेशन दिया उसके बारे में बात करते हैं। क्या है RNS इक्वेशन? RNS इक्वेशन है dlnk अपॉन में dt इज इक्वल्स टू EA अपॉन में RT स्क्वायर। ठीक है, क्या है ये समझते हैं। dlnk मतलब कि नेचुरल लॉग ऑफ k में जो चेंज आ रहा है, मतलब पहले k1 था फिर k2 था, तो ln k1 और ln k2 के बीच में जो डिफरेंस है वो ऊपर है dlnk, नीचे क्या है dt, टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है। और ये किसके बराबर दिया उसने? एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी रिएक्शन की एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी होगी, अपॉन में गैस कांस्टेंट R और T का स्क्वायर, मतलब कि टेम्परेचर का स्क्वायर। क्या बात समझते हो? ठीक है, पॉइंट आता है समझ? पक्का? ये RNS इक्वेशन था। पॉइंट आता है समझ? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, और इसको देखते हैं कि कैसे कैसे आगे चलता है। तो फिर उसने क्या किया? इसका इंटीग्रेशन किया, थोड़ा अच्छा सा दिमाग लगा के। कैसे इंटीग्रेशन किया? उसने इस तरीके से इंटीग्रेशन किया कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है किसी भी टेम्परेचर पे। एक्टिवेशन एनर्जी वेरी नहीं करती है किस पे? टेम्परेचर ऊपर नीचे करने से, वो फिक्स रहता है। क्या बात समझते हो? तो टेम्परेचर बढ़ाने से ना तो EA में फ़र्क आता है, बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी में फ़र्क आता है। ठीक है, ना तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में फ़र्क आता है। क्या बात समझते हो? ना तो डेल्टा H में फ़र्क आता है।
क्लियर है, क्योंकि सब आपस में रिलेटेड, अगर आपने इसमें से किसको भी डिस्टर्ब कर दिया तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी को ऊपर नीचे कर दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर आप रिएक्टेंट की एनर्जी को ऊपर ले गए तो एक्टिवेशन एनर्जी तो कम हो गई। क्या बात समझते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्टिवेशन एनर्जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थ्रेशोल्ड एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेल्टा एच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या बात समझते हो? ठीक है, रिएक्टेंट की एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट की एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सब क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। तो फ़र्क किस पे पड़ता है? जो ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, क्या करते हैं? इफेक्टिव कोलिजन, उनके नंबर्स पे फ़र्क पड़ता है। क्या बात समझते हो? उनके फ्रैक्शन में फ़र्क पड़ता है, वो बढ़ जाते हैं। क्या बात समझते हो? इसको वो बढ़ा देता है। पॉइंट आता है समझ? क्लियर है? ओके, चलो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट, ठीक है। इंटीग्रेट थोड़ा स्टाइल में करना है। तो जैसे कि हम पहले ही बता चुके थे कि एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, आर तो गैस कांस्टेंट है ही, ठीक है। और के वेरी करेगा, ठीक है। और आपका क्या वेरी करेगा? टेम्परेचर वेरी करेगा, क्योंकि टेम्परेचर और के जो है वो आपस में मतलब कि प्रोपोर्शनल है। अभी तक तो हमने देखा ही है, ठीक है। तो किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे इसे? डी एल एन के को इधर रख लेते हैं, डी टी को उधर भेज देते हैं, ये अपॉन में आर तो कांस्टेंट है जैसे हमारी बात हुई है अभी, तो जो बचेगा 1/t², उसके सामने dt आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से बन जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, तो इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर रहेगा। अब यहाँ पे याद रखना कि ln के पूरा एक फंक्शन है, मतलब इसको x ले रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है dx के रिस्पेक्ट में, और x इस बार क्या है? ln के। तो 1 का इंटीग्रेशन अगर dx के रिस्पेक्ट में होता है तो आंसर क्या आता है? x क्या है? ln के। तो इसका मतलब यहाँ ln के आ गया। उधर चलते हैं, उधर e अपॉन में r तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो वहाँ पे t⁻² का dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो पावर में +1 और नीचे -2 +1, बोले तो कितना आ जाएगा? 1/t आ जाएगा। क्या बात समझते हो? क्योंकि देखो ना, t⁻² था, उसमें +1 तो कितना हुआ? t⁻1, और नीचे कितना आया? -1। तो इसका मतलब 1/t आ गया और -1 और आ गया, तो -EA/RT हो गया। क्या हो गया? -EA/RT। और क्या आएगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई है, तो ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ ln के y एक्सिस पे, और जो आपका 1/t है, 1/t वो x एक्सिस पे ले लेंगे, तो स्लोप क्या आ जाएगा? e अपॉन में r, और कैसा? माइनस में, नेगेटिव स्लोप। क्या बात समझते हो? अगर आप जाना चाहते हो इधर, तो आपको 1/t की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? 1/t की वैल्यू 0। बोले तो t की वैल्यू कितनी हो गई? इन्फिनिटी। क्या बात समझते हो? तो जब आप t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हो या फिर 1/t को 0 पुट करते हो, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। और अगर ये पूरा का पूरा 0 हो गया तो यहाँ पे ln a आ जाता है। क्या आ जाता है? a। अब आपको समझना है कि a क्या है। a बेसिकली k ही है। कब? मतलब k a बन जाता है कब? जब t क्या हो जाता है? इन्फिनिटी, या फिर आप कह सकते हो कि 1/t कितना हो जाता है? 0। ध्यान रखना। तो a आर्हेनियस कांस्टेंट है। आर्हेनियस कांस्टेंट क्या है? जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू t इन्फिनिटी पे जो आती है वही क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट की वैल्यू। गॉट इट? क्लियर है? तो यहाँ पे दोबारा से जो c की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई? ln a। कितनी आ गई? ln a। c की वैल्यू ln a आ गई, तो उसको उसी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? हमारी इक्वेशन आ जाएगी ln k इज इक्वल्स टू -EA अपॉन में RT, ठीक है, प्लस में c की जगह क्या आ जाएगा? ln a। क्या बात समझते हो? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है यहाँ से, कि अगर मान लो किसी ने पूछा कि log k वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ क्या बनेगा, तो ग्राफ बिल्कुल वैसा ही बनेगा। देखो, ये ln यहाँ पे c था थोड़ा सा, है कि नहीं? यहाँ c था, तो बेसिकली अगर यहाँ पे ln k है तो ये चलेगा। अगर मैं log k करता हूँ तो यहाँ log आएगा, यहाँ पे 2.303 आएगा, उससे सबको डिवाइड करना है। तो डिवाइड किया तो यहाँ पे 2.303 आ जाएगा, और यहाँ पे c भी 2.303 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो स्लोप बनेगा 1/t, और अगर log k के बीच में स्लोप बनाया, मतलब वो ग्राफ बनाया, कर्व बनाया, तो e अपॉन में 2.303 r आ जाएगा। ये ध्यान रखना कि log k वर्सेस 1/t बनाओगे तो 2.303 भी आएगा नीचे, और अगर यहाँ ln k ले रहे हो तो 2.303 नहीं आएगा। क्या बात समझते हो? क्योंकि यहाँ भी नहीं आता है। गॉट इट? क्लियर है? पक्का? तो ये ध्यान रखने का। चलो वापस चलते हैं। c की वैल्यू हमने निकाल ली थी। c की वैल्यू क्या आई थी? ln a। a क्या है? जब t इन्फिनिटी है तो उस पर k की वैल्यू क्या है? a। मतलब k को क्या बोल रहे हैं? a। गॉट इट? पक्का? ठीक है, तो ये बन गया। अब इसको इधर उधर कर लेते हैं। तो जो ln k है उसमें से ln a अगर माइनस कर दिया तो हमारे पास आता है e अपॉन में RT। क्लियर है? ठीक है, पक्का? अब अगर इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ ln k अपॉन में a,
ठीक है, और ये हो गया आपका माइनस ई ए अपॉन में आर टी। अगर मैं दोनों तरफ से मतलब यहाँ से नेचुरल लॉग हटाऊंगा तो वहाँ एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, तो यहाँ से मैं नेचुरल लॉग हटा रहा हूँ तो यहाँ से आ रहा है के बाय ए और बराबर किसके, ई की पावर में ई ए बाय आर टी। ठीक है ना, जब नेचुरल लॉग हटाते हैं तो इस तरीके से आता है। क्लियर है। और इसके बाद हमारा फाइनल रिलेशन आ गया। क्या आया फाइनल रिलेशन? फाइनल रिलेशन आया के इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये आया जी हमारा रिलेशन। गॉट इट? क्लियर है? पक्का? इसे कहते हैं फाइन अरेनियस इक्वेशन। गॉट इट? क्लियर है। और यही हमें सब कुछ प्रूव करके देगी कि कैसे हमारा टेम्परेचर जो है उसको 10 डिग्री बढ़ाने पे हम कहते हैं कि जो रेट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। बोले तो रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। रेट कांस्टेंट डबल होने का मतलब रेट डबल होना एक तरीके से। ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों में बेसिकली इससे दोनों तरफ नेचुरल लॉग लगा लेते हैं और नेचुरल लॉग लगा के वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से हम यहाँ पे आए थे। तो नेचुरल लॉग अगर हम लगाएंगे तो एल एन के की वैल्यू हो जाएगी एल एन ए माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ठीक है नहीं, ये देखो यहाँ एल एन क्या आ जाएगा, यहाँ एल एन आएगा तो एल एन ए और बी बन गया, तो एल एन ए बी को लिख सकते हैं एल एन ए प्लस एल एन बी, क्योंकि इसकी पावर माइनस है तो प्लस माइनस कट के माइनस आ गया। ठीक है, डन। तो एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई अपॉन में आर टी आ गया। ठीक है, अब लॉग के टर्म्स में कर लेते हैं तो 2.303 लॉग के 2.303 लॉग ए। ठीक है, और यहाँ पे ई ए अपॉन में आर टी आ गया। तो 2.303 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो यहाँ से 2.303 हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.303 अपॉन में आर टी, मतलब 2.303 आर टी पूरा का पूरा अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन में एक बार K1 डाल दो T1 पे और एक बार इसी इक्वेशन में K2 डाल दो T2 पे। ठीक है, डन। तो ये दो इक्वेशन बना ली हमने। ठीक है, पक्का? ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। या ये तो आप देख ही रहे हो कि ए कांस्टेंट है, क्या बात समझते हो, क्योंकि वो तो टी इन्फिनिटी पे आता है। सिर्फ टी इन्फिनिटी पे आता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। क्लियर है। और जो के होता है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, तो T1 पे K1 है और T2 पे K2 है। क्या बात समझते हो। और ये जो है वो फिक्स हुआ पड़ा है किसी भी रिएक्शन का, टेम्परेचर के साथ ये वेरी नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो log K2 माइनस log K1, जिसको हम ले सकते हैं log K2 बाई K1। क्लियर है। K2 क्या है, K2 है रेट कांस्टेंट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसे इमेजिन कर लो। और K1 क्या है, K1 है रेट कांस्टेंट T डिग्री सेल्सियस पे। तो ये बेसिकली क्या आ गया, ये वही आ गया जहाँ से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट आ गया। क्या आ गया, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो log K2 बाई K1 मतलब K2 बाई K1 को हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं अगर हम 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं तो। ठीक है, तो log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू, इधर क्या आ गया, इधर आया हमारे पास इसमें से ये माइनस हुआ तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, ख़त्म। इसमें से ये माइनस किया तो ये प्लस में हो गया, ये माइनस में रह गया, तो वो वाली वैल्यू पहले आ जाएगी ई अपॉन में 2.303 आर T1 और माइनस में ये रह जाएगा दैट इज़ ई अपॉन में 2.303 आर T2। क्लियर है। इसमें से जो कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो, इसको लिख लो log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू ई अपॉन में 2.303 आर और अंदर बच गया 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। गॉट इट। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू ई अपॉन में 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। क्लियर है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है। देखो इस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, डेल्टा एच तो है ही नहीं, चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, आपका के की वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी बढ़ेगी। देखो करके देख लो, अगर T2 ज़्यादा है T1 से, है कि नहीं, तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाली चीज़ है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर T2 ज़्यादा है T1 से तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। अब T1 T2 दोनों पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, केल्विन में होता है, और हम जिन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं वो बेसिकली एग्जिस्टिंग टेम्परेचर है, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। तो T1 और T2 जो है वो जो मल्टीप्लाई होंगे तो बेसिकली कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे, तो ये पूरा पॉजिटिव आ गया। एक्टिवेशन एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या बात समझते हो, पॉइंट आया समझ। तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, R पॉजिटिव रहेगा, 2.303 पॉजिटिव, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। क्या आ गई, पॉजिटिव। और लॉग पॉजिटिव मतलब कि कब आता है, जब K2 बाई K1 क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, है कि नहीं। क्या बात समझते हो भाई, तभी आता है क्योंकि log 1 तो 0 होता है। अगर तुम्हें log 1 0 आ रहा है और तुम्हें 0 से ऊपर जाना है, बोले तो पॉजिटिव में जाना है, तो log
1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब log अगर आप 1 से बड़ा लोगे तभी जो वैल्यू है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि log 1 क्या होता है, 0 होता है। गॉट इट, क्लियर है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि K2/K1 की जो वैल्यू है 1 से ऊपर ही आएगी, तभी तो ये सारा का कभी भी आंसर पॉजिटिव में तभी आएगा जब उसके आगे का जो फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 1। तो हेंस प्रूव्ड कि K2 बड़ा होगा K1 से, मतलब हेंस प्रूव्ड कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्या बात समझते हो, इट डज नॉट मैटर वो एंडो है या एक्सो है, क्योंकि उसका कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा। क्या बात समझते हो। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दी हमने, एंडो और एक्सो डज नॉट मैटर। क्या बात समझते हो, के बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो। क्या बात समझते हो, ठीक है, पॉइंट आता समझ जनरल इक्वेशंस के लिए, क्लियर है। एक्सेप्शन में रहेंगे, जैसे कि हमने शुरुआत में बोला था कि के डैश अपॉन में के की जो वैल्यू है वो आपकी एक इक्वेशन हमने ऐसे बताई थी, जैसे 2NO + O2 गिव्स अस 2NO2, उसके लिए बेसिकली 1 से कम भी आती है। क्या बात समझते हो, ठीक है। तो हम ये भी समझ गए कि वो कैसे आ सकते हैं। हमने पूरा का पूरा के जो है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें देख ली, और उसके बेसिस पे हमने बोला था कि हाँ ऐसा हो भी सकता है। क्या बात समझते हो, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि किसी टाइम पे ये ज़ीरो हो गया, कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो मिनिमम कितना होगा उसकी, ये ज़ीरो। हमने बात करी थी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो ये ज़ीरो हो गया। अब अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। अगर पूरा ज़ीरो हो गया तो K2/K1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्या आ गई, 1। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि log 1 ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो गई जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, बेसिकली जो है बहुत ही क्या हो गई, कम हो गई। क्या बात समझते हो। तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि K2/K1 की वैल्यू क्या हो जाए, 1, कि मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट वेरी ही ना करे, K2 और K1 क्या हो जाएगा, इक्वल। क्या बात समझते हो, ठीक है। एंडो हो चाहे एक्सो हो, अगर आप K बढ़ाओगे तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ से प्रूव होता है जनरल इक्वेशंस के लिए, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूव हो गया। अब वो वाली बात प्रूव करते हैं कि टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाने से जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो चलो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे काम करते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको 50,000 जूल्स ले लेते हैं। कितना, 50,000 जूल्स, ठीक है। मेरे को रटा पड़ा है, आप भी कुछ कुछ ले सकते हैं। तो वैल्यू जो है वो K2 की K1 से ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। तो 50,000 ले लेती है मैंने, E की वैल्यू 50,000 और 2.303 आएगा। R की वैल्यू 8.314 लेनी है, ठीक है। और टेम्परेचर एक 310 और एक 300 ले लिया, तो 310 माइनस 300 और नीचे आएगा 310 इंटू में 300, क्लियर है। और यहाँ पे log K2/K1 आएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 50,000 अपॉन में 2.303 इंटू में 8.314, ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा 93 और कितने ज़ीरो, 3 ज़ीरो। क्या बात समझते हो, ठीक है। तो 500 अपॉन में 2.303 इंटू में 8.314 और 93, ब्रेक इसके बराबर आ गया log K2 अपॉन में K1 की। तो अगर मैं 500 को इन सब से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो आती है 0.2807, और ये log K2/K1 के बराबर आ रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हो किड्स, अब अगर हमें निकालना है कि K2/K1 की वैल्यू क्या आ रही है तो इसका एंटी लॉग लेना है। क्या लेना है, एंटी लॉग। तो अगर मैं इसका एंटी लॉग लेता हूँ तो एंटी लॉग लेने पे जो मेरे पास वैल्यू आती है वो है 1.9, तो 1.9 आ गई। तो K2/K1 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.9। जैसे कि देखा आपने, ऑलमोस्ट प्रूव हो गया कि K2 इज़ 2 टाइम्स ऑफ K1। तो टेम्परेचर को अगर आपने 10 डिग्री बढ़ा दिया, 10 ही बढ़ाया था ना, तो टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाने पे जो रेट है, मतलब रेट कांस्टेंट है, वो इनिशियल रेट कांस्टेंट का ऑलमोस्ट कितना हो जाता है, 2 टाइम्स। हमारा आंसर 1.9 आ रहा था, 1.908 कुछ आ रहा है, तो उसको हमने कितना अप्रॉक्स कर लिया, 2 कर लिया। क्या बात समझते हो, मतलब नियर बाय 2 आ गया। बट इट क्लियर है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। निकालना है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी बेसिकली थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, मतलब कि जिन्होंने कोलाइड करने पे इतनी एक्टिवेशन एनर्जी को प्रोड्यूस किया कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर उन्हें पहुंचा दे, तो बेसिकली वो कैसे निकलेगी। अगर हम निकालना चाहें तो उसका ये होता है सॉल्यूशन कि E की पावर माइनस EA अपॉन में RT, ये वो चीज़ है जो डिनोट करती है उस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को जिनकी एनर्जी बेसिकली क्या होती है, इतनी होती है कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर पाएँ। तो इसको आप x के अप्रॉक्सीमेटली अज्यूम कर लो, और दोनों तरफ क्या लगा दो, ln x, ठीक है। तो ln x लगाओगे तो ln और e कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा E अपॉन में RT। फिर आप इसे लिख लो log x
तो यहाँ पे 2.303 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस ई अपॉन में आर टी आ जाएगा, तो 2.303 को नीचे फेंक देना, तो 2.303 आर टी आ गया। क्या बात समझते हो? अब ए की वैल्यू आपको गिवन होगी, क्लियर है, आर की वैल्यू आपको गिवन होगी, टी की वैल्यू आपको गिवन होगी, ये सारी वैल्यू आपको इसमें डालनी है और पुट करनी है और सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उसका नेगेटिव लेना है, मतलब उसके आगे नेगेटिव लेना है, और फिर x निकालने के लिए जो भी इसको सॉल्व करके आएगा, मतलब जैसे y आ गया तो माइनस वाई का एंटी लॉग लेना है। क्या लेना है? एंटी लॉग। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? वो होगी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगी या इक्वल होगी। बोले तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इतनी होगी कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच पाएँ और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर पाएँ। क्या बात समझते हो? तो ये रिलेशन है किसके बीच का? टेम्परेचर और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच का। ये हो गया टेम्परेचर और के बीच का पूरा रिलेशन। अब हमें पढ़ना है आगे कि कैटलिस्ट और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन क्या है। तो कैटलिस्ट के बारे में पढ़ने के लिए चलते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट क्या कहता है? कैटलिस्ट होता क्या है पहले ये पता कर लेते हैं। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की रेट को ऑल्टर करता है, ठीक है, बिना फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट बने हुए। मतलब जो कैटलिस्ट होगा वो फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होगा, क्लियर है। फॉर एग्जांपल जैसे इमेजिन करो कि बेंजीन है और बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करानी है, तो एनहाइड्रस AlCl3 जो है वो एक कैटलिस्ट है। क्या बात समझते हो? ये आएगा और ये बेंजीन और क्लोरीन की रिएक्शन करवा के क्या बना देगा? क्लोरोबेंजीन, क्लियर है। और पहले रिएक्शन में इधर यूज़ होगा और फाइनली इधर मिल जाएगा, तो वो लेफ़्ट और राइट कैंसिल आउट होके ना तो ये प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा ना तो ये रिएक्टेंट का। क्या बात समझते हो? तो इसके लिए बेसिकली बोला जाता है कि इट डज़ नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन और इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये सिर्फ आता है रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है? वेरी करवा देता है, इधर फास्ट करा देता है या इधर स्लो करा देता है। अगर फास्ट करा दी तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है ना, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, और अगर स्लो करा दी तो नेगेटिव कैटलिस्ट वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है। क्या बात समझते हो? ठीक है, पॉइंट आता है समझ। तो दोनों टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, ठीक है, पॉइंट आया समझ। तो चलते हैं आगे। तो कैटलिस्ट के बारे में हमने क्या जान लिया कि एक सब्सटेंस है जो बेसिकली खुद कंज्यूम नहीं होता है किसी रिएक्शन में और प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनता है, ठीक है, रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, ठीक है, और रिएक्टेंट को स्टार्ट करने के लिए तो रिएक्टेंट्स चाहिए, ठीक है, वही उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैटलिस्ट बस उन्हें उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? लो कर देता है, मतलब कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसको गिरा देता है, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है, मतलब ये जो फैक्ट है आगे चल के, क्लियर है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, ये समझ गए। और जिस प्रोसेस से ये करता है ऐसा, उसे कैटालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटालिसिस। इसके ऊपर पूरा सरफेस केमिस्ट्री में अच्छा सा ब्रीफ डिस्कशन है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, सॉरी, ठीक है ना। कुछ कैटालिसिस के एग्जांपल अगर हम देखें तो कैटलिस्ट का एक फेमस टॉपिक है जिसको हम कहते हैं ऑटो कैटालिसिस, जो हमने चैप्टर में पढ़ा भी था। रिमेंबर अपने जब सूडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था तो वहाँ पढ़ा था कि जो एस्टर हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब एस्टर को पानी में डालते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और क्या बनाता है? आपका एल्कोहल। ये ऑटो कैटालिसिस का एग्जांपल है। किसका? ऑटो कैटालिसिस। अब क्यों कहते हैं इसे ऑटो कैटालिसिस? ऑटो कैटालिसिस इसीलिए कहते हैं क्योंकि देखो, जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो कोई कैटालिस्ट नहीं था, बट जब इस रिएक्शन को हमने होने दिया तो जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट हमें क्या देता है? एक ऐसा आयन देता है जो बचे हुए रिएक्टेंट्स के लिए किसकी तरह काम करने लग जाता है? कैटलिस्ट की तरह। तो ये सेल्फ कैटालिसिस का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल और भी हैं, जैसे अगर हम KMnO4 की बात करते हैं, KMnO4 की जब रिएक्शन कराई जाती है ऑक्जेलिक एसिड के साथ, बोले तो H2C2O2 के साथ, इन एसिडिक मीडियम बोले तो H2SO4 के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसमें K2SO4 होता है और H2O होता है और CO2 होता है और MnSO4 होता है। मैंने बैलेंस नहीं किया है, जस्ट रिएक्शन लिखी है। तो जो MnSO4 बनता है वो बचे हुए KMnO4 और H2C2O2 बोले तो ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन के लिए कैसा काम करने लग जाता है? एज अ कैटलिस्ट काम करने लग जाता है। क्या काम करने जाता है? एज अ कैटलिस्ट। क्या बात समझते हो? पक्का? तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या होता है सबको क्लियर हो गया। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन की रेट को ऑल्टर कर देता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके। अब पार्टिसिपेट में
कैसे पार्टिसिपेट करता है कि वो रिएक्टेंट का पार्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होगा, तो दोनों का पार्ट बन जाएगा, तो कैंसिल आउट होकर किसी का भी पार्ट नहीं रहेगा। क्लियर है, पॉइंट आया समझ। तो सिंपली अगर मान लो आपको यहाँ से कहीं भी जाना है और मैं बाइक लेके जा रहा था, तो आप मेरी बाइक के पीछे बैठ गए, मैंने आपको वहाँ जाके छोड़ दिया, तो मैं हुआ कैटलिस्ट और आप हुए रिएक्टेंट, और अगर आप वहाँ पहुँच गए तो आप बन गए प्रोडक्ट। क्लियर है, तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी, आप वहाँ अपने आप भी जा सकते थे। क्या बात समझते हो? क्लियर है। और जब आप वहाँ पहुँच गए तो मैं आपके साथ, मतलब जब आप वहाँ पहुँच गए मतलब आप वहाँ पहुँच गए, फाइनल हो गया, अब मैं उसके बाद आगे चला गया, तो इसका मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसका पार्ट तो नहीं हूँ ना मैं तो निकल गया। क्लियर है, तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मेरी कोई खास ज़रूरत नहीं थी, आप वहाँ तक खुद भी पहुँच सकते थे। मैंने बस क्या किया, अगर आप वहाँ पहुँचते 1 घंटे में, मैंने आपको पहुँचा दिया 20 मिनट में, तो मैं क्या हुआ, कैटलिस्ट हुआ। क्लियर है, मैंने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर दिया, मैंने स्पीड बढ़ा दी और कुछ नहीं किया। क्या बात समझते हो? ठीक है, तो ना मैं प्रोडक्ट का पार्ट रहा, ना मैं रिएक्टेंट में रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यूज़ हुआ। ठीक है, और मैं रिएक्शन में कंज्यूम भी नहीं हुआ कि हाँ भाई रिएक्शन खत्म होने के बाद मैं कंज्यूम हो गया, नहीं, मैं तो आगे चला गया। क्या बात समझते हो? ठीक है, तो ये बढ़िया एग्जांपल है जो उससे आप समझ सकते हो। चलो अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं किसकी, कैटलिस्ट की। अच्छा ये भी ध्यान रखना, कैटलिस्ट जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, फिर प्रोमोटर भी होते हैं, पॉइजन्स भी होते हैं, वो सब डिटेल्ड जो स्टडी है वो कहाँ पे है आपकी, सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, चलते हैं आगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, जैसे कि हमने पढ़ी लिए, सीधे सीधे फास्ट बात कर लेते हैं। कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, मतलब इनिशिएट नहीं करता है। दूसरा पॉइंट कि थोड़े से ही कैटलिस्ट के अमाउंट से काफ़ी जो है बात बन जाती है, मतलब काफ़ी रिएक्शन को स्पीड मिल जाती है। ठीक है, मतलब बहुत कम अमाउंट से। ठीक है, और तीसरा जो है, अगर हम बात करते हैं कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए गिव्स अस बी और बी गिव्स अस ए। ठीक है, और मान लो इन्होंने आपस में इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, मतलब ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे रेट ए से बी बनने की और बी से ए बनने की इक्वल हो गई, और जो ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इक्विलिब्रियम पे ऐसे ही होता है। तो अगर आपने अब इसमें कैटलिस्ट डाल दिया तो जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, बस ए से बी बनने की स्पीड और बी से ए बनने की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या बात समझते हो? पॉइंट आया, मतलब इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो अब फाइनली चलते हैं और देखते हैं कि कैटलिस्ट कैसे हमारे रिएक्शन की रेट पे फ़र्क डालता है। तो देखो, अगर एक रिएक्शन है जो विदाउट कैटलिस्ट है तो उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी होगी टाइम ज़ीरो पे कुछ। ठीक है, ये टाइम है, और यहाँ पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी है, फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, बेसिकली वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुँचेगा, और उसके बाद क्या बनाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये किसका ग्राफ है, एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। पॉइंट आता है समझ? क्लियर है, तो यहाँ तक पहुँच गए हम। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो ये है, प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ये है, और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, पक्का? ठीक है, अच्छा आपको एक रिलेशन बताना है, मेरे को एक क्वेश्चन ऐसी मन कर रहा है पूछने का। रिलेशन बताना है रिएक्टेंट की एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन बना के बताना मुझे। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे, वापस आते हैं। तो रिएक्टेंट की एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, पॉइंट आया समझ? तो ये हमारे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा एच होता है, दैट इज़ आपका एंथैल्पी चेंज। गॉट इट? कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये डेल्टा एच है जो इस केस में नेगेटिव है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है। क्लियर है, तो ये हो गया जो ग्राफ है। अगर मैं कैटलिस्ट ना डालूँ, अगर मैं इसमें कैटलिस्ट डाल देता हूँ तो बेसिकली क्या हो जाता है, क्या होता है कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो वही रहती है, मतलब कि रिएक्टेंट की एनर्जी को कैटलिस्ट जो होता है वो चेंज नहीं करता है। क्लियर है, पॉइंट आता समझ? जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो भी वही रहती है, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी को कैटलिस्ट नहीं छेड़ता है। ठीक है, अब छेड़ता है तो क्या छेड़ता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी से जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी आपको चाहिए थी, वो उसको कम कर देता है, मतलब कि आपको इस थ्रेशोल्ड एनर्जी तक नहीं जाना है। क्लियर है, वो आपको एक शॉर्टकट दे देता है, और शॉर्टकट दे के आपको कहाँ पहुँचा देता है, प्रोडक्ट तक। ठीक है, क्या ये बात समझते हो? तो ये होता है किसका काम, कैटलिस्ट का काम। तो कैटलिस्ट ने आपको जहाँ प्रोडक्ट पे पहुँचना था वहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, जहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी थी वहाँ पे आपको, मतलब वहीं से आपको स्टार्ट किया था, बस जो कट ऑफ थी वो गिरा दी। तो कट ऑफ गिरा दी तो कट ऑफ तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगेगा वो भी गिर जाएगा, और इसी वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, जल्दी अचीव हो जाएगी। तो जो ब्लू वाला है वो विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट का ग्राफ है। ठीक है, और जो ग्रीन वाला है वो विद कैटलिस्ट का ग्राफ है, किसका, विद कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ने एक्चुअली में किया क्या, कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को गिरा दिया, ना रिएक्टेंट की एनर्जी को छेड़ा, ना प्रोडक्ट की एनर्जी को छेड़ा, ना डेल्टा एच को छेड़ा, ना इन सबको नहीं छेड़ा, डेल्टा जी को भी नहीं छेड़ता है। क्या बात समझते हो? बस छेड़ेगा तो किसको छेड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को। क्लियर है, पॉइंट आता समझ? और एक्टिवेशन एनर्जी अगर वेरी कर जाएगी
तो के वेरी कर जाएगा। क्या वेरी कर जाएगा? के। क्लियर है? एक्टिवेशन एनर्जी कम होने का मतलब के बढ़ना, क्योंकि देखो मान लो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना था, तो पहले आप जाते थे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ जाते थे, तो टाइम ज़्यादा लगता था। अब आप यहाँ से यहीं जा रहे हो और उसके बाद यहाँ आ जा रहे हो, तो इसका मतलब शॉर्टकट ले लिया, और शॉर्टकट ले लिया तो टाइम क्या हो जाएगा? कम लगेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो के बढ़ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने पर। क्या बात समझते हो? तो अब इसको न्यूमेरिकली प्रूव करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन क्या है? वही रिलेशन, सेम रिलेशन यूज़ करना है। ठीक है, क्या रिलेशन है? log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन में आर टी 2.03 आर टी। ये रहा आपका रिलेशन। ठीक है, बस इसमें थोड़ी सी वेरिएशन इस बार हो जाएगी। देखो इस बार टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपने कैटलिस्ट डाला तो टेम्परेचर क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, 2.303 कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है के और वेरी कर रहा है ई ए। तो जब आपने कैटलिस्ट नहीं डाला था तो मान लेते हैं कि K1 रेट कांस्टेंट था और EA1 एक्टिवेशन एनर्जी थी, और जब आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो K2 रेट कांस्टेंट हो गया और आपका जो log A है वो वैसे ही रहा। ठीक है, और EA2 हो गया और 2.303 हो गया, RT हो गया। और हमने मान लिया है कि कैटलिस्ट कौन सा वाला हम यूज़ कर रहे हैं? पॉजिटिव। क्लियर है? पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली EA2 कम होगा किससे? EA1 से। क्या बात समझते हो? ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेते हैं। तो log K2 में से log K1 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा? log K2 बाई K1। log A में से log A गया तो ख़त्म, ये तो ज़ीरो हो गया। इसमें से ये गया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो EA1 अपॉन में 2.303 RT माइनस ये नेगेटिव रह जाएगा, EA2 अपॉन में 2.303 RT। log K2 बाई K1 किसके बराबर हो गया? 1 अपॉन में 2.303 RT, और यहाँ आ गया EA1 माइनस EA2। क्या बात समझते हो? अब ये होगी आपकी फाइनल इक्वेशन जिसको आपको यूज़ करना है। गौर से देखिए इस इक्वेशन को, क्या कह रही है भाई? इतना तो हमें पता चल गया, थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि EA2 EA1 से क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा, आर पॉजिटिव है, टेम्परेचर पॉजिटिव है, 2.303 पॉजिटिव है, तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और किस लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आती है? 1 से ज़्यादा की। इसका मतलब फिर दोबारा प्रूव हो गया कि K2 बाई K1 इज़ ग्रेटर देन 1, हेंस प्रूव कि K2 इज़ ग्रेटर देन K1। कब? K2 कौन से वाला है? EA2 वाला है, और K1 कौन से वाला है? EA1 वाला है। तो EA2 कम है तो K2 ज़्यादा है, और EA1 ज़्यादा था तो K1 कम था। क्या बात समझते हो? ये एक कैटलिस्ट का काम है जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। क्या बात समझते हो? ठीक है, ये आगे बात आपको समझ। अच्छा, लास्ट पॉइंट देखो, ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट आपने डाल दिया है उसकी स्पीड बढ़ गई है, और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपने कैटलिस्ट नहीं डाला है उसकी स्पीड को भी आप उसके बराबर कर सकते हो जिसमें आपने कैटलिस्ट डाला था। कैसे? टेम्परेचर बढ़ा के, एज सिंपल एज दैट। तो मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपने कैटलिस्ट डाला है और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपने कैटलिस्ट नहीं डाला है, उसका अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो यस, किसी पॉइंट पे आके उन दोनों की स्पीड क्या हो सकती है? इक्वल। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है और कैटलिस्ट डालने से भी के बढ़ता है। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि दोनों को डालना है। अगर आपने कैटलिस्ट डाल दिया और टेम्परेचर भी बढ़ा दिया तो रेट तो बहुत ही बढ़ जाएगी। क्या बात समझते हो? ठीक है, और अगर आपने सिर्फ कैटलिस्ट डाला है तो रेट बढ़ेगी, और अगर सिर्फ टेम्परेचर डाला है तो भी रेट बढ़ेगी। तो मतलब अगर दो रिएक्शन है, एक में कैटलिस्ट डाला है और एक में टेम्परेचर बढ़ाया, तो यस, किसी पॉइंट पे आके उन दोनों की रेट क्या हो सकती है? बराबर हो सकती है। क्या बात समझते हो? पक्का क्लियर है? तो ये ध्यान में रखने का है। ठीक है, तो फाइनली हमने सारे के सारे रिलेशन पढ़ लिए, और अब हम चलते हैं जो शुरुआत का पॉइंट था। शुरुआत में हमें क्या था कि जो के डैश है दैट इज़ T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे जो के होता है अपॉन में जो के होता है जो कि T डिग्री पे होता है, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, और ये जनरली कितना रहता है? 2 से 3 के बीच में। सही बताऊँ तो नियरली 2 रहता है। ठीक है, जो हम एक्चुअली में यूज़ करते हैं स्टडीज़ में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई रिएक्शन का जो के है वो कितना है? 2 है। क्या बात समझते हो? क्लियर है? तो जब आप, और ये किस पे? T डिग्री पे है। ठीक है, क्या बात समझते हो? तो जब आप टेम्परेचर T प्लस 10 कर दोगे तो ये 2 से कितना हो जाएगा? 4। अगर आपने और 10 प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक ना, क्योंकि 2 की पावर 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 क्या होता है? 8 होता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। और अगर आपने और 10 डिग्री बढ़ा दिया, ठीक है, 10 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 16। तो मतलब 2 की पावर n में चलता रहेगा, जहाँ पे n क्या है? कितने 10 डिग्रीज आपने बढ़ाया है। क्या बात समझते हो? तो जितने 10 डिग्री आप बढ़ाओगे उतना आपकी रेट क्या होती रहेगी? n बढ़ता रहेगा और 2 की पावर में चलता रहेगा। क्या बात समझते हो? क्लियर है? तो इसका मतलब अगर मान लो क्वेश्चन आ गया ऐसे कि एक रिएक्शन है जिसका जो k है वो जो है
टी टेम्परेचर पे कितना है के, और मैंने उसमें 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब 100 डिग्री बढ़ा दिया है, क्या बात समझते हो? तो कितनी अब जो नया रेट कांस्टेंट आएगा वो कितना आएगा, क्या बात समझते हो? तो देखो कितना आएगा, तो आपने 10 कितने लिए, तो 10 इंटू में 10 करोगे तो ही तो 100 आएगा, तो मतलब 10 डिग्री वाले 10 राइज दिए, तो मतलब 2 की पावर 10 आ गया, और 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 2 4 8 16 32 64 128 256 12 512 क्या बगैर तो 1024, तो मतलब 1024 टाइम्स, तो मतलब जो T प्लस 100 डिग्री सेल्सियस पे के आएगा वो कितना आएगा, 1024 टाइम्स ऑफ के आएगा, क्या बात समझते हो? ठीक है, तूने क्या डिस्कस किया इस लेक्चर में? हमने ये डिस्कस किया कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है और कैटलिस्ट के साथ कैसे वेरी करता है। ठीक है, पूरा डिटेल में इसका पूरा का पूरा थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है, प्लस जो न्यूमेरिकल कंटेंट है उसको भी पूरा का पूरा दिखाया गया कि कैसे कैसे आता है। ठीक है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आउट टेक्स्ट, उसमें जो सेकेंड मतलब जो लास्ट पेज है, मतलब जो इसके क्वेश्चन वाला लास्ट पेज है वो ऑलमोस्ट इसी से भरा पड़ा है, तो उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट आता है समझ? ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जाता हूँ जो आपको करके मेरे को भेजना है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि अगर एक रिएक्शन है CO प्लस Cl2 गिव्स अ COCl2। ठीक है, ये कोई हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि 250 डिग्री सेल्सियस जब हम इस रिएक्शन का टेम्परेचर कर देते हैं, जो इनिशियली कितना था 150 डिग्री सेल्सियस, तो जो के डैश आता है 250 डिग्री सेल्सियस पे, और जो के होता है 150 डिग्री सेल्सियस पे, उसका जो रेशो होता है, मतलब कि जो स्पीड बढ़ जाती है वो कितने टाइम्स बढ़ जाती है, 1500 टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है? एक्टिवेशन एनर्जी, बोले तो E निकालना है। क्या निकालना है? E। क्या बात समझते हो? टेम्परेचर आपके पास गिवन है T1 T2, आपके पास के डैश अपन में के की वैल्यू है। ठीक है, E की वैल्यू आपको निकाल के बतानी है। ठीक है, और अगर इसका एक पार्ट और भी है कि अगर मैं कहता हूँ कि ए की वैल्यू जो है, ए अरेनियस कांस्टेंट, जिसको कभी कभी फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अगर उसकी वैल्यू है 2 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू में 10 टू द पावर 10 मोलर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, तो उस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? के की वैल्यू निकालनी है, दैट इज रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है 150 डिग्री सेल्सियस पे ही। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन क्या है? CO प्लस Cl2 गिव्स अस COCl2, ये गैसियस इक्वेशन है। ठीक है, इस गैसियस इक्वेशन को 150 डिग्री पे देखा गया तो उसका जो रेट कांस्टेंट था वो के था। ठीक है, मतलब उसकी जो स्पीड थी वो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। जब 250 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, मतलब 100 डिग्री बढ़ा दिया गया, तो जो नया के डैश आया, मतलब जो नई रेट आई, वो पुरानी वाली रेट के 1500 टाइम्स थी। क्लियर है? ये इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए पहले आपको E निकालना है। तो E निकालने के लिए आपको जो इक्वेशन यूज़ करनी है वो पीछे है ही। ठीक है, टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं हम। ठीक है, तो टेम्परेचर T1 T2 आ गया, ये K2 बाई K1 का रेशो हो गया। आपको E निकालनी है, R की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, T1 T2 भी पता है आपको, 2.303 भी पता है। R की वैल्यू क्या लेनी है? 8.314 लेनी है चैप्टर में। ठीक है, ये बात समझ गए आप? तो ये निकाल लोगे, और उसके बाद फिर सेकंड पार्ट भी है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? अगर आपको ए दे दिया जाए, ठीक है ना, बोले तो ए की वैल्यू दे दी जाए, दैट इज आरएनएस कांस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, तो 150 डिग्री पे जाके ही आपको क्या निकालना है? के की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? के की वैल्यू। और ए की वैल्यू कितने दे रखी है? 2 इंटू में 10 टू पावर 10 मोलर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन आपको करके भेजना है। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ढंग से सुनिएगा। ठीक है, लेक्चर में हमने के की जो वेरिएशन है वो टी के साथ और कैटलिस्ट के साथ कैसी होगी, मतलब ई के साथ कैसी होगी, वो पढ़ा। ठीक है, और हमने जो भी बातें करी है वो एक जनरल टर्म में है। एक्सेप्शन हमने डाल रखा है कि ऐसा नहीं है कि हर रिएक्शन का के डैश अपॉन में के जो है वो 2 से 3 के बीच में या ज़्यादा ही आएगा, कभी कभी कम भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बेसिकली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं इस चीज़ को, टेम्परेचर कोफिशिएंट को। वो अलग बात है, वो हमारी स्टडीज़ में इतने नहीं है। ठीक है, स्टडीज़ में नहीं है। पॉइंट आता समझ? क्लियर है? ओके, डन। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। आई होप आपको ये जो चैप्टर है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, एक लेक्चर और बचा हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा हो। ठीक है, थैंक यू।